हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का प्रॉपर क्लास में। आइए आज हम देखेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम होगा संख्या पद्धति। इस हम नंबर सिस्टम को आज पढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। लेकिन इसे हम दोहराएंगे इसलिए कि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें कुछ बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी और वह थोड़ा भूल रहे होंगे। इसलिए हम नंबर सिस्टम हो गया, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं को भी हम पढ़ते चलेंगे। वैसे तो प्रमेय और अप्रमेय संख्या को वास्तविक संख्या में पढ़ना ही है। तो देखिए, पहले प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहेंगे। तो इसमें हम किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, प्राकृत संख्या। जैसे गिनती की संख्याएं, जिसे बचपन में आप और हम या सभी लोग कहें तो 1 से लेकर 100 तक हम लोग गिनतियाँ लिखते थे और याद किया करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तो पता चला कि भाई ये 100 तक ही नहीं, और इतनी लंबी ये गिनती चल जाएगी कि हम इसका आकलन नहीं कर पाएंगे, पूरा का पूरा नहीं लिख पाएंगे। ये जो है प्राकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट होकर यह अनंत तक जाएंगी, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो ये आपकी प्राकृत संख्याएं हो गई। हम अगर बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या में क्या होता है। पूर्ण संख्या में जो ये प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3 करके, ये जो अनंत तक जाने वाली संख्याएं हैं, इन्हीं संख्याओं में अगर हम 0 को सम्मिलित कर लें तो ये जो संख्याएं बनेंगी ये सभी की सभी पूर्ण संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। एक चीज़ और, प्राकृत संख्या को हम निर्देशित करते हैं, सूचित करते हैं, संकेत में लिखते हैं या कहें शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो वह है n। इन प्राकृत संख्या को हम n द्वारा सूचित करते हैं। और पूर्ण संख्या का बात करें, पूर्ण संख्या को w से करते हैं। इसका पहला अक्षर n हमने ले लिया, यहाँ से n, इसका w, यहाँ से w ले लिया हमने। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। तो देखिए पूर्णांक संख्या में क्या है कि मान लीजिए यह ज़मीन है और इस ज़मीन के ऊपर अगर हम सीढ़ी लगाकर, या दीवार है, इस दीवार पर चढ़ें सीढ़ी लगाकर, तो हम जब सीढ़ी पर लगाकर चढ़ते हैं तो इसमें लिखेंगे कि हम या कोई व्यक्ति यहाँ 1 मीटर चढ़ा, 2 मीटर चढ़ा या 3 मीटर चढ़ा। लेकिन यही अगर यहाँ पर गड्ढा खोद रहा हो तो इसको हम निर्देशित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए इस ज़मीन से अगर 1 मीटर की गड्ढा खोदा गया तो इसे -1 लिखेंगे। 2 मीटर है तो इसके लिए 2 लिखे, -2 लिखेंगे। यानी ज़मीन से वह कितनी गहराई पर है, तो वह इस तरह से हम इसको निर्देशित करेंगे कि ज़मीन से वह 1 मीटर नीचे या 2 मीटर नीचे है। तो ऐसी संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, तो उन संख्याओं को जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको, और ये आपको पूर्ण संख्या कहें या कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या 0 और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से, जैसे हमने इसमें पूर्णांक संख्याओं में हमने इस पूर्ण संख्या को इसमें सम्मिलित कर लिया, जिसमें आपका 0, 1, 2, 3 और ये अनंत तक जाएंगी। फिर इसमें हम कहें क्या कि ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड किया। तो ऋणात्मक संख्याएं जो है 0 से इधर बाएं तरफ रहती है, तो हमने 1, -1, -2
इस तरह से संख्याओं को हमने लिखा। और ये भी क्या है, ये भी अनंत की तरफ, बाएं की तरफ अनंत जाती है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं, देखिए यहाँ से यहाँ प्राकृत संख्याएं हैं और जीरो और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से पूर्णांक संख्या बना है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिलाने से आपका पूर्णांक संख्या बना है। और इसे किसे निर्देशित करते हैं, तो इसे हम निर्देशित करने के लिए जेड से निर्देशित करते हैं। किस संख्या से, तो जेड से। अब देखते हैं परिमेय संख्या। सिंपल है, परिमेय संख्या जो है किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं को p/q के रूप में लिखने से जो संख्या बनती है वही आपकी परिमेय संख्या हो गई। पूर्णांक संख्या यानी वह उसमें ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है और धनात्मक संख्या भी हो सकती है। तो ऋणात्मक संख्याएं या धनात्मक संख्याएं कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसे हम p/q यानी बट्टा के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकें, वही आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। जैसे मान लें यहाँ 5 और बाई 7 लिख दिए, यह माइनस में भी हो सकता है। पूर्णांक संख्या आपका अभी हमने बताया कि यह -1 -2 0 1 2 ऐसे संख्याएं यह हो सकती है। तो कोई भी दो पूर्णांक संख्या है और यहाँ हम 7 लिख सकते हैं, या इसको हम 5/7 भी, ये क्या है, पूर्णांक संख्याओं को हमने बट्टा के रूप में, भिन्न के रूप में लिख दिया। तो ऐसी संख्या क्या हो गई, आपकी परिमेय संख्या और रेशनल नंबर हो गई। तो ये हो गया आपका p/q के रूप में लिख लिया। या एक शर्त और होता है, दूसरा शर्त क्या है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या शांत आवर्ती हो। जैसे कहने का अर्थ यह है कि अगर हम 10/8 लिख दिए और इसका हम निकालते हैं दशमलव प्रसार, तो देखिए इसको कटाते हैं, एक बार में कटा, फिर यह 8 दूना 16 और ये तो आपका 2 पॉइंट। अगर हम 10/8 का हम अगर दशमलव प्रसार देखें तो ये आपको 1.25 यहाँ तक जाकर पूरा का पूरा यह कट जाता है। तो ये कट जाता है तो इसको हम कहेंगे शांत, क्योंकि यह पूरा का पूरा कट गया और शांत हो गया। जैसे इसको अंग्रेजी में कहेंगे, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। अगर यही आपका हम देखें 10/3 है, 10/3 है, अगर हम इसका दशमलव प्रसार देखें कि यह दशमलव में कितना जाता है, तो देखिए 3.333 ऐसे ही आते जाएंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर इसका हम दशमलव प्रसार देखते हैं 10/3 का, तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक ही अंक, जैसे मान लीजिए 3 बार आ रहा है, यह नहीं कट रहा है, लेकिन एक ही अंक आ रहा है, यहाँ कोई दूसरा अंक बदल कर नहीं आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से रेकरिंग दे सकते हैं। रेकरिंग 3 जो था, बार जो आ रहा था, बार नहीं लिखने के बजाय हम इस 3 के ऊपर एक रेकरिंग दे देंगे कि यह जो 3 है बार आते जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक ना। या इसको कहेंगे या रिपीटिंग, ये बार रिपीट हो रहा है, तो हमने रेकरिंग लगा दिया। ये आपको समझ में आया होगा। या इस जगह पर ऐसे भी हो सकता था कि अगर कुछ यहाँ दूसरा हम डिजिट रखते तो 3 5 6, फिर 3 5 6 3 5 और 6 ऐसी संख्याएं बार आती जाती। जैसे देखिए यहाँ 3 5 6 3 5 6 3 5 6, यानी ये तीनों संख्याएं एक सीरीज जैसी लग रही है।
और यही संख्याएं जो है बार बार रिपीट कर रही है, तो इसको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग कहेंगे। तो ये भी संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी? परिमेय संख्या, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? शांत हो या शांत आवर्ती हो। जैसे पूरा का पूरा कट गया, या अगर नहीं भी कट रहा है लेकिन मतलब कुछ ऐसे सीरीज जैसा और सेम वही नंबर बार बार आते चला जाए, वही सीरीज बार बार आते चला जाए, तो वो भी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या होगी। आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। p/q के रूप में नहीं लिखा जाने वाली संख्याएं जो होती है, वे सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ देखते हैं कि वैसी भी संख्याएं आती है जिनका दशमलव प्रसार जो हो शांत ना होता हो। जैसे आपने देखा परिमेय संख्या में कि कोई डिजिट जो है कुछ सीक्वेंस में है और बार बार आते जा रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई सीरीज नहीं होती है, कोई डिजिट का अपना एक कोई रूप नहीं होता, वह बार बार आते जाता है और इस तरह आता है कि वह बदलते रहता है, नंबर बदलते रहते हैं, नंबर का सीरीज बदलते रहता है, सीरीज एक जैसा नहीं मिलता है और वह कोई ना कोई संख्याएं बार बार आते जाती है। तो ये सभी संख्याएं क्या हो गई? आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। जैसे √2 का हम अगर दशमलव प्रसार निकालें तो इस तरह से कुछ ना कुछ संख्याएं आती जाएंगी, और ऐसी संख्याएं आएंगी जो कोई सीक्वेंस, कोई सीरीज नहीं होगी, रिपीट होने वाला संख्या नहीं होगा। रिपीट तो अगर होता भी है तो वह इस तरह से रिपीट तो होगा ही, वह इस तरह से रिपीट होंगे कि वह कोई क्रम नहीं होगा, बिना क्रम के होंगे। तो ये संख्याएं क्या हो गई? जैसे √2 हो गया, √3 हो गया या पाई हो गया। पाई का भी मान निकाल लें तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक ना, इस तरह से आएगा कि यह भी हम इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होने वाला नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और इस तरह की सीक्वेंस को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। अब आइए देखते हैं वास्तविक संख्या को, रियल नंबर को। वास्तविक संख्या क्या है कि रियल नंबर जो है, ये रियल नंबर दो संख्याओं से मिलकर बना है। वह कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो आपका रेशनल नंबर हो गया, और दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर हो गया। तो आप पढ़ ही चुके हैं कि रेशनल और इरेशनल, तो इन दोनों संख्याओं रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाकर बना आपका रियल नंबर। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका परिमेय संख्या भी आ जाएगा और अपरिमेय भी संख्या आ जाएगा। तो अपरिमेय संख्या का मतलब दशमलव प्रसार जो है शांत ना हो, वो भी आ जाएगा, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके। वो भी संख्याएं आएंगी जिसकी परिमेय, जिसे हम p/q यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इन सभी संख्याओं को मिलाकर आपका बना वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आगे पढ़ना है लेमा, जिसे हिंदी में प्रमेयिका कहा जाता है, और इंग्लिश में क्या हो गया? आपका लेमा हो गया। प्रमेयिका की बात करें तो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं प्रमेय, थ्योरम, प्रमेय पढ़ चुके हैं। प्रमेय में यह होता है कि दो अगर रेखा है और कोई तिरछी एक रेखा उससे गुजर रही है, दोनों रेखाओं को काट रही है, अगर इनकी एकांतर कोणों का माप अगर बराबर है, एकांतर कोणों का माप अगर बराबर है, तो ये जो रेखाएं हैं, जिन रेखाओं को यह तिरछी रेखा काट रही है, ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं? आपस में समांतर होती है, समांतर होती है। और इस चीज़ का हम, इस प्रमेय का हम कोण और रेखाओं से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में इसका प्रयोग करते हैं।
उसी प्रकार प्रमेयिका एक ऐसी सिद्ध कथन है जिसका उपयोग हम दूसरे कथन को सिद्ध करने में करते हैं कि अगर हम 4 से 25 में भाग लगाते हैं, 4 से 25 में भाग लगाएंगे तो 6 बार में जाएगा और यहाँ 24 हो जाएगा। इसको माइनस करते हैं 1 और ये कट गया, तो आपको यहाँ शेषफल 1 बच गया। यहाँ एक चीज़ और देखेंगे कि यह जो है भाजक यहाँ शेषफल को अपने बराबर नहीं होने देता है। अगर अब इसके बराबर हुआ तो यह एक बार में और उसको काट देगा, यानी यह इसका जानी दुश्मन है, मान के चलते हैं। जैसे यहाँ बराबर हुआ काट देगा, अगर उससे छोटा है तो चलेगा, कहता है भाई चलो तुम रहो वहाँ, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे यहाँ 4 हुआ, 4 होता है एक बार में काट देता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ अगर 3 बचता तो छोड़ देता, 2 बचता तो भी छोड़ देता, 1 बचता तो भी छोड़ दिया। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा यानी 0 हुआ तो भी कोई बात नहीं, तो छोड़ दिया। लेकिन जहाँ इसकी बराबरी किया, भाजक का बराबरी अगर शेषफल करता है तो वह उसको छोड़ता नहीं है, पटक देता है। देखिए यहाँ तो एक चीज़ जानेंगे, यहाँ इसको क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भाजक। अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो डिवाइजर कहता है, और इसे कहते हैं भाज्य। अंग्रेजी की बात की जाए इसे हम डिविडेंड कहते हैं। और ये जो 6 है इसको कहते हैं भागफल। अंग्रेजी की बात की जाए तो कोसेंट कहते हैं। अगर जो सबसे नीचे है इसकी बात की जाए इस तरह, तो इसको सभी जानते हैं, इसको कहते हैं शेषफल, और अंग्रेजी में रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर 4 को 6 से गुणा करें और 1 को जोड़ दे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 25। हमें 25 प्राप्त होगा। ये चीज़ें आप क्लास 5, 6, 7, 8 में आप पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके होंगे। आप शुरू से सीखते आ रहे हैं कि अगर हमें भाज्य निकालना है, भाज्य, तो हमें क्या करना होगा, भागफल में आपको भाजक से गुणा करना होगा और क्या जोड़ देना होगा, शेषफल जोड़ना होगा। ठीक है, ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत बार पढ़ा आपने। इस डिविडेंड को अगर हम ए मान लें और डिवाइजर को अगर हम बी मान लें और भाजक यानी कोसेंट को अगर हम क्यू मान लें और प्लस शेष है इसको हम आर मान लें, तो आपका यह जो है क्लास 10th के अनुसार यह सेट हो रहा है। दूसरा चीज़ यह कि अभी हमने बताया कि ये जो है भाजक कभी भी रिमाइंडर को अपने बराबर नहीं होने देता है। वो क्या कहता है, यह कहता है हमेशा कि तुम हमारी बराबरी मत करो, हमसे छोटा रहोगे तो बचे रहोगे, अगर हमारी बराबरी किया तो हम उसे तुम्हें काट देंगे। तो देखो यहाँ क्या होगा कि ये जो क्या है आपका, इसको हमने क्या माना है, बी माना है, ठीक ना। तो बी माना है और एक यानी शेषफल को हमने आर माना है, आर यहाँ माने हैं। बी कहता है कि हमसे छोटा रहोगे, अगर जिसे पहचानने में यह दिक्कत होता होगा कि किसको बड़ा और किसको छोटा माने, तो यहाँ देखिएगा कि जो हमने लिखा है यह कि जिधर के तरफ इसका मुंह चौड़ा होगा वह बड़ा होगा, और जिधर के तरफ इसका मुंह पतला होते जा रहा है उधर का अंक क्या होगा, छोटा होगा। तो यह बी बड़ा है क्योंकि इसके तरफ मुंह चौड़ा है, इधर पतला है, यानी यह आर क्या है, इससे छोटा है। इस तरह समझ में आ गया होगा।
तो बी कहता है यह बी कि हमसे छोटा रहो, ठीक है। एक चीज़ और, लेकिन आर जो है कितना छोटा हो सकता है, यह छोटा हो सकता है कितना, तो यह 0 भी हो सकता है, यह 0 आता है। कई बार आपने देखा यहाँ, अगर यहाँ पर 24 होता और कटाते तो यह पूरा का पूरा कट जाता, यानी यहाँ 0 आ गया, तो यह आर जो है 0 के बराबर हो सकता है। तो देखिए यहाँ आर जो है 0 के से बड़ा हो सकता है, यानी देखिए 0 से इधर मुंह बड़ा है, यानी 0 से यह बड़ा भी होता है और उसके बराबर भी होता है, तो बराबर का निशान इस तरह से लगा दिए हम। यही आपका हुआ प्रमेय का, यानी आप कहें तो यूक्लिड विभाजन नियम जो है यही आपका हुआ। तो यूक्लिड विभाजन नियम यही है कि वह a = b³ + r, और क्या होता है, तो 0 से r जो है बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। इस चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा और इन्हीं चीज़ों का नियम का पालन करते हुए आपको आगे क्वेश्चन बनाना है। तो ये क्या हो गया आपका, यह एक सिद्ध कथन हो गया प्रमेय का, इसी को कहेंगे। तो इस सिद्ध कथन से हम दूसरे क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने में प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या है कि एक विशेष प्रकार की समस्या का हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को एल्गोरिदम कहते हैं। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि चरणबद्ध प्रक्रिया है, यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी एक करेंगे उसके बाद ही दूसरा स्टेप अपनाएंगे। जैसे मान लें चाय बनाना है, तो चाय बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टोव को जलाएंगे, उसके ऊपर हम बर्तन रखेंगे, पानी रखेंगे, गर्म करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें चाय पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे। वही इसमें है कि हम एक एक करके उसको काम को आगे बढ़ाते जाएंगे और तब उसको हल करेंगे। या दूसरे शब्दों में समझे तो ये जो एल्गोरिदम है, यह जो है आपको HCF निकालने का एक तकनीक है। आप पुराना तकनीक समझ चुके हैं, बना चुके हैं। कोई दो संख्याएं हैं, 24 ले लें और 18 ले लें, इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF तो हम इसको कैसे बनाते थे, गुणनखंड विधि। तो फैक्टर विधि में हम क्या करते हैं कि 24 को लिखते हैं इस तरह और इसको कटाते जाते हैं। कटाने के बाद हम इन्हीं चीज़ों को हम आगे इस तरह से बनाते हैं, जैसे ये हो गया गुणनखंड विधि द्वारा बनाया आपने। 18 है, 18 को भी हमने इस तरह से कटाया, 2 से कटाया 9, फिर 3 से कटाया 3 बार में गया। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि 24 का अगर हमने फैक्टर किया 2, फिर 2, 3 बार 2 और 1 3 है। यहाँ देखें अगर 18 का, तो 18 का क्या हो गया, 2 आया और 2 बार 3 आया है। इस तरह से लिख लिए। इसको क्या करते हैं, HCF निकालना है। HCF का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहता है GCD। क्या कहता है, GCD, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर GCD का देखें तो इसका क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर नहीं डिवाइजर। तो हम देखें अधिक से अधिक कितने ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी नंबर्स हैं, डिजिट है जो कॉमन है। तो यहाँ देखिए 2 कॉमन हो गया और यहाँ 3 कॉमन हो गया। बाकी जो संख्याएं हैं, नंबर हैं,
डिजिट हैं वो ये क्या हो रहे हैं, कॉमन नहीं है। यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 है, यानी कॉमन नहीं है। तो इसको क्या करते थे हम लोग, HCF निकालने के लिए HCF क्या हो गया इसका, HCF हो गया आपका 2 अगर मैच किया यानी 2 कॉमन हुआ तो 2 को आगे लिखें, 3 यहाँ है तो 3 लिख दिया और दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये आपका HCF 6 निकल गया। इस एल्गोरिदम की क्या ज़रूरत पड़ी, तो यह एल्गोरिदम जो है ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इस तरह की तकनीक में ये जो गुणनखंड विधि है यह कहीं कहीं असफल सा महसूस होता है, या कहीं थोड़ा लेंदी महसूस होता है। तो लेंदी क्या है, थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए कि यहाँ पर कुछ ऐसी संख्याएं आ जाती हैं या दे दी जाती है जिसका हम इतनी आसानी से, इतनी सहज से उसको हम कटा नहीं पाते हैं, या कहें कि उसका टेबल ही हमें याद नहीं होता। जैसे मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों ने कितना का टेबल याद किया होगा, 20 तक या 30 तक। बहुत ही कम बच्चे होंगे, 10% या 5% ही होंगे जो 30 तक टेबल याद किए होंगे, नहीं तो सभी के सभी जो हैं 20 तक ही टेबल याद करते हैं, पहाड़ा याद रखते हैं। अगर 30 से मान लीजिए कि 30 से ऐसी संख्या आ गया जो 30 से ऊपर, जैसे मान लीजिए 39 का हो गया, 35 36 का हो गया, 41 का हो गया, इन सभी अंकों से उसका पहाड़ा से अगर ये संख्या कटने वाला होता तो कितना मुश्किल होता। आसान तरीका यह है, जैसे आपने 24 और 18 का अगर HCF निकालना है, इसका अगर हमें HCF निकालना है तो क्या करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ा है उसको हम डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से। तो इसमें क्या है, 18 छोटा है तो इस 18 से हम डिवाइड करेंगे 24 को, एक बार में गया या यहाँ हो गया 18। फिर यहाँ जब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 6 और यहाँ कट गया। इस 18 को हम क्या करते हैं, इसके अंदर रख देते हैं और 6 से कटाते हैं, तो 6 के पहाड़ा में यह 3 बार आया, 18 छत्री 18, ये कट गया। तो इसका क्या होता है, लास्ट में जिस संख्या से पूरा का पूरा कट जाए, जिस संख्या से पूरा का पूरा कट जाए यानी शून्य आ जाए, शेषफल क्या हो जाए, शून्य आ जाए, और जिस संख्या से कटा है यहाँ पर डिवाइजर का कौन काम किया है, यहाँ डिवाइजर का काम 6 किया है, तो यहाँ पर आपका HCF क्या होता है, HCF आपका 6 होता है। इसको लिखना कैसे है, आपको 10th क्लास में इस तरह से नहीं बनाना है, आपको बनाना इस तरह से है कि 24 को हम यहाँ रखेंगे, जैसे आप भाग बनाते थे भाज्य निकालने के लिए, उस तरह से यह भाज ही तो है, यहाँ देखिए तो यहाँ यह भाज ही तो है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, भाज्य निकालने का फॉर्मूला ये होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक और प्लस क्या होता है, शेष होता है। इसी पर आधारित उसको बनाना है। यहाँ से यहाँ इसको अगर देखें, बस इतना ही देखना है, इसे नहीं देखना है, बाद में देखिएगा दूसरे स्टेप में। यहाँ पर 2 स्टेप में चले हैं और दोनों स्टेप को अलग अलग जगह पर लिखना है और बनाना है। तो देखिए ये अलग स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। तो यहाँ से इधर देखें तो यहाँ भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भाज्य है आपका 24 और भागफल क्या है 18, और कितना बार में गया है यहाँ पर देखिए, भाजक भागफल क्या है 1 और शेष बचा है 6। अब दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, दूसरा स्टेप में अब इस 6 को इसमें मिलाएंगे और एक अलग स्टेप हो गया। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर आपका भाज्य क्या है, यहाँ भाज्य आपका 18 है और भाजक क्या है 6 है और भागफल 3 और शेष क्या है 0। तो इसको इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर किसका हमने पालन किया, यहाँ पर हम प्रमेयिका का पालन किया, लेमा का। यहाँ पर हमने प्रमेयिका का पालन करते हुए इसको बनाया, जहाँ आप देख सकते हैं ये इक्वल
बी क्यू प्लस आर। यहाँ क्या होना चाहिए, आपको 0 से बड़ा या उसके बराबर आर हो सकता है, और आर कितना बड़ा हो सकता है, तो बी से छोटा हो सकता है, कभी बी से छोटा रहेगा। तो यहाँ पर पालन किया गया इस नियम का, यहाँ भी इसी नियम का पालन किया गया है। और इस तरह से जिस स्टेप में यह शेषफल रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर आ जाए आपका 0, तो उस शून्यक वाले रिमाइंडर, उस शून्यक वाले पार्ट्स में जो आपका डिवाइजर है, ये आपका डिवाइजर हो गया। यही डिवाइजर आपका क्या होता है, HCF होता है। HCF या इसको JCD कह सकते हैं, JCD। JCD क्या हो गया आपका, 6 हो गया। यह JCD लिखने का हमारा तात्पर्य यह है कि HCF आपको अगर प्रश्न में आ गया तो आप तो आसानी से बना लेंगे, लेकिन अगर HCF के बदले अगर GCD दे दिया तो आप क्या करेंगे, आप तो मान लीजिए आपने रिवीजन नहीं किया, कभी देखा नहीं, तो यहाँ पर सब कुछ जानते हुए भी आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमने GCD का प्रयोग किया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये आपका 6 हो गया। यहाँ पर हमने इस लेमा का प्रयोग किया, और जो चरणबद्ध एल्गोरिदम में क्या था कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाए, वही आपका एल्गोरिदम हुआ। तो इस एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए हमने लेमा का भी इसमें प्रयोग किया है। तो इस प्रकार इस विधि को हम क्या कहेंगे, इसको कह सकते हैं भाग एल्गोरिदम या यूक्लिड का भाग लेमा। यानी यहाँ हमने लेमा का भी प्रयोग किया और एल्गोरिदम का भी प्रयोग किया। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एल्गोरिदम कहे या आपको कहे भाग लेमा के द्वारा बनाना है कोई क्वेश्चन, तो यही आपका हुआ। दोनों की तरफ घुमा के आएंगे तो यही आपका बनता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जो हमारा होगा वह वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो पहला आपका अध्याय है, पहला चैप्टर है, उस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया जाएगा। और एक बात खास कर मैं बता दूं कि जो लड़के भारती भवन के द्वारा अध्ययन करते हैं उनके लिए विशेष होगा, क्योंकि मैं इसमें केवल सिर्फ मैं भारती भवन प्रकाशन का जो बुक है मैथ्स का, उसी का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।